ये बात बिल्कुल ठीक है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ईडी ने अपोजिशन के मुख्य नेताओं के खिलाफ कई केसेस में एग्रेसिव एक्शन लिया है, जैसे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत। लेकिन रूलिंग पार्टी के नेताओं पर इतनी ही सख्त नजरें नहीं आई। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे जैसे लोग जिनके खिलाफ कभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। एनसीपी के नेता उनकी तो फाइल ही खत्म कर दी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही वो केसेस ठंडे पड़ गए। ये सवाल उठे, क्या कांग्रेस के टॉप नेताओं ने एक पुराने न्यूज़पेपर के नाम पर 2000 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग थी या फिर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जिसमें पैसा सफेद किया गया? और अब ईडी ने, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम चार्जशीट में डाल दिए हैं, तो इस पे विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। पूरी कहानी मैं समझाता हूँ, अंतिम तक देखेंगे तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड की कहानी ब्रिटिश राज से शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं, नेशनल हेराल्ड, आजादी की आवाज बनने के लिए। इस न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बनी एक कंपनी जिसका नाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL। यह कंपनी 1937 में बनाई गई थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू समेत करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्वेस्ट किया था। यह कंपनी 3 भाषाओं में अखबार छापती थी, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। ब्रिटिश सरकार ने एक समय अखबार पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 1945 में फिर से इसको शुरू कर दिया गया था। समय के साथ ये कंपनी घाटे में चलती गई और वक्त बदला। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो जाता है। 2010 तक इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर थे, मगर AGL के पास जो एसेट बचे थे वो छोटी वैल्यूएशन वाले नहीं थे। उसकी कीमत 2000 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में थी। खैर, 2008 में कांग्रेस ने AGL को एक लेटर भेजा और कहा कि 90 करोड़ का लोन जो दिया गया है लौटा दीजिए। जब AGL ने ये लोन को वापस नहीं किया तो कांग्रेस ने उसे वेव कर दिया। 2011 में इस घाटे में चल रही कंपनी के शेयर एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से, बाकी शेयर सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के पास। यंग इंडिया ने AJL के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख में एक्वायर कर लिए। समझिए, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का इनडायरेक्ट कंट्रोल आ गया एक ऐसी कंपनी के हाथ जिसका कैपिटल कुछ मात्र लाख रुपए था। ईडी की एंट्री बिहार चुनाव से पहले और कांग्रेस का गुजरात में सक्रिय होने के बाद ईडी की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इसमें आता है। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी ने इस केस में अब पहली बार चार्जशीट फाइल की है। आरोप यह है कि कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स का मिसयूज करते हुए यंग इंडिया के जरिए AJL की प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया और ये पूरा स्ट्रक्चर एक डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी थी। ईडी के मुताबिक ये जो पैसा है वो एक पॉलिटिकल लोन दिखाकर AJL में डाल दिया गया, फिर एक प्राइवेट कंपनी के जरिए उसकी ओनरशिप बदल दी गई और ये ट्रांजैक्शन PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सस्पिशियस बन जाती है। अब इसके बाद कांग्रेस ने क्या बोला वो भी समझना पड़ेगा। उसके पक्ष भी बहुत डिटेल में आए हैं, तो मैं भी उस पर काउंटर करूंगा कुछ। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि यंग इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ कभी भी, ना राहुल गांधी ने कोई पर्सनल फायदा उठाया है, वो सिर्फ एक लेगेसी को बचाने के लिए AJL का कंट्रोल यंग इंडिया के पास गया। सिर्फ वो ये भी कहते हैं कि ये पूरा केस बीजेपी सरकार का पॉलिटिकल वेंडेटा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज लगातार किया जा रहा है अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। अच्छा, इसका क्या फायदा बीजेपी को होगा मैं वीडियो का आगे बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले आप सुप्रिया सुरनेत, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अच्छा खासा ट्वीट किया और डिटेल में चीजें बताई। उन्होंने कहा कि AJL के 700 शेयर होल्डर थे जिन्होंने अपनी सहमति से कर्ज को इक्विटी में बदला। यंग इंडियन सिर्फ उसमें एक शेयर होल्डर है। ठीक है सुरनेत जी, एक बात बताइए कि एक शेयर होल्डर है, ठीक है, लेकिन 99% हिस्सेदारी के साथ वो कंट्रोल कांग्रेस खुद तो करती है AJL का। यंग इंडियन के शेयर होल्डर कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, है ना, सैम पित्रोदा, दुबे साहब। तो कांग्रेस लीडरशिप मतलब इनडायरेक्टली कांग्रेस ने AJL का कंट्रोल पाया
विदाउट एनी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपका जो लीगल फॉर्म है ना वो ठीक है, वो सही हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक सब्सटेंस में कंट्रोल ट्रांसफर जरूर हुआ है। टेक्निकली टेक ओवर नहीं कह रहे हो, पर इफेक्टिवली कंट्रोल तो मिल गया। तो कांग्रेस की बात में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन अभी पूरी सच्चाई आनी बाकी है। सुप्रिया सुरनेत आगे कहती है कि आईटी डिपार्टमेंट ने जो वैल्यूएशन किया था वो 359 करोड़ का है। ये 2000 करोड़ और 5000 करोड़ का आंकड़ा बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ठीक है, देखिए रियल एस्टेट का जो मूल्यांकन होता है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। रजिस्ट्री वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कमर्शियल पोटेंशियल उससे अलग होता है। जो एजीएल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे प्राइम एरियाज में हैं, तो वो 2000 करोड़ और 5000 करोड़ का मीडिया प्रोजेक्शन हो सकता है, लेकिन 359 करोड़ की असली स्थिति नहीं दर्शाता। कह सकते हैं कि दोनों पक्ष के बीच में कहीं कुछ बात जरूर होगी। दोनों पक्ष कह सकते हैं एग्जैजरेट कर रहे हैं इस चीज को, सच्चाई कहीं बीच में है, ये कोर्ट बताएगी। हाँ, ये पॉइंट कांग्रेस का बहुत वैलिड है और यहीं पर इस केस में जान कम दिखाई देती है। वो ये है कि ईडी ने बिल्कुल आखिरी दिन में चार्जशीट फाइल की। इससे साबित होता है कि उसके पास सबूत नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कांग्रेस की। लॉ के मुताबिक 365 दिन की मियाद दी जाती है। एजेंसी को पूरा अक्सर अगर ऐसा लगता है केस बहुत आगे खिंच रहा है या बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो अंतिम समय में जाके पूरा करती है। लेकिन इतना जरूर है कि लास्ट डे फाइलिंग एक कमजोर केस की तस्वीर बनाती है, खासकर जब वो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव हो। प्रोसेस लीगल है मगर ऑप्टिक्स वीक है और शक की सुई बढ़ा रहा है। ये पॉइंट वैलिड है। ईडी की चार्जशीट के पीछे बीजेपी का पॉलिटिकल दबाव है, कांग्रेस ने अभी पीछे बोला। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कांग्रेस की बातों से अब आप समझ गए होंगे, जब भी किसी ऑपोजिशन लीडर पर ईडी या फिर सीबीआई जैसे एजेंसी एक्शन लेती है तो एक प्रश्न हमेशा से ही उठाया जाता है, क्या ये कानूनी कार्रवाई है या फिर सरकारी कार्रवाई है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में हैं। वो दो लोग कांग्रेस के पॉलिटिकल फेस हैं और ये टाइमिंग भी सोचने लायक है। गुजरात में कांग्रेस एक्टिव हो जाती है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ईडी सक्रिय हो जाती है। ये संयोग हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि प्रयोग होगा, हर चीज थोड़ी ना बोल दूंगा वीडियो पे भाई। समझिए बीजेपी का क्या फायदा हो सकता है, जैसे कांग्रेस ने बोला भाई परेशान कर रहे हैं। नैरेटिव कंट्रोल। चुनाव से पहले बीजेपी को एक ऐसा नैरेटिव मिल जाता है जहां वो कांग्रेस को करप्ट डायनेस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करती है, और वो करेगी। ऑपोजिशन को डिफेंसिव बनाए रखना ये दूसरी चाल है। जब भी ईडी की, सीबीआई की, आईटी की रेड का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, पॉलिटिकल अटेंशन मुद्दों से हट करके अपने लीगल केसेस की तरफ चले जाते हैं, अपने से ध्यान भटका करके इन पे डाल दिया जाता है। जवाबदेही खुद को तय करनी होती है, सरकार में आप है, लेकिन अब जवाब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मांगा जाएगा। सिंपल। मीडिया ऑप्टिक्स। चार्जशीट का न्यूज एंगल में आना एक विजुअल और इमोशनल वेपन बन जाता है जो वोट परसेप्शन को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। फिर वही सवाल बनता है, क्या ये सिलेक्टिव सिलेक्शन है? कमेंट सेक्शन बताइए मुझे आप। ये बात बिल्कुल ठीक है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ईडी ने अपोजिशन के मुख्य नेताओं के खिलाफ कई केसेस में एग्रेसिव एक्शन लिया है, जैसे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत। लेकिन रूलिंग पार्टी के नेताओं पर इतनी ही सख्त नजरें नहीं आई। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे जैसे लोग जिनके खिलाफ कभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। एनसीपी के नेता, उनकी तो फाइल ही खत्म कर दी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही वो केसेस ठंडे पड़ गए। ये सवाल उठे। अच्छा, ये सब जो होता है ना, ईडी, सीबीआई, रेड और कनेक्ट, ये सब, तो जनता थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये पॉलिटिकल करप्शन का खुलासा है या फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एक और चैप्टर। बहुत सिंपल सवाल है, क्या लॉ का यूज हो रहा है या फिर अब्यूज? अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात तो मैं पक्का कहूंगा, अगर बीजेपी सच में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो ये भी इंश्योर करने की बात है, चाहे कोई व्यक्ति उनकी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का, एक्शन सब बराबर हो, तभी तो विश्वसनीयता जनता के बीच में बनेगी। और कांग्रेस के लिए भी यह एक टेस्ट है, क्या वो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेट करेगी या पॉलिटिकल नैरेटिव में ही उलझेगी? ये भी अपने आप में सवाल है। अब जनता के लिए तो एक मैसेज है ना कि अब बोला जा रहा है कि ईडी की चार्जशीट सिर्फ एक पहला कदम है। आगे कोर्ट क्या फैसला करता है वो तय करेगा कि इस केस में सच में मनी लॉन्ड्रिंग था या सिर्फ एक पॉलिटिकल टारगेटिंग। डेमोक्रेसी में ना सिर्फ पावर बल्कि अकाउंटेबिलिटी की भी उतनी ही जरूरत होती है। जब पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स और पब्लिक एसेट का सवाल हो तो सवाल उठना भी जरूरी है।
चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो। एक बहुत बड़ी बात कही है वाड्रा साहब ने, जब हमारी सरकार आएगी तो भुगतना आपको भी पड़ेगा, समझ रहे हैं। वाणी को विराम देने वाला हूँ। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था, लेकिन उसका नाम अब एक लीगल और पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। सच क्या है इसका फैसला कानून करेगा, मगर आवाम का काम है पूरा सच समझना और सवाल करना। क्या लगता है नेशनल हेराल्ड में कुछ निकलेगा? जैसे 2G स्कैम में कुछ नहीं निकला, क्या नेशनल हेराल्ड में भी वही कुछ होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में पक्का शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।